तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 2024 अप्रैल मई की है, जब बांग्लादेश में अचानक कुछ स्टूडेंट्स आंदोलन शुरू कर देते हैं। उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी। शेख हसीना पर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ाम थे। एक और चीज़ थी जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया था बांग्लादेश में, और वो ये था कि जो शेख हसीना की पार्टी के लोग या फिर जो बांग्लादेश आर्मी के लोग, उनका एक रिजर्वेशन का कोटा था और आम लोग उससे वंचित थे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर बांग्लादेश में पहले छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन बांग्लादेश के हर शहर में पहुंच गया और फिर नौबत ये आई कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, उन्हें ढाका छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश से भागकर अगस्त 2024 में उन्हें इंडिया में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि शेख हसीना के रिश्ते हमारे अच्छे हैं भारत के साथ। तो अब पहुंचती हैं नई दिल्ली, और इस वक्त भी शेख हसीना नई दिल्ली में एक नामालूम या ये कहें कि खुफिया जगह पर है, क्योंकि ख़तरा बहुत है। दिल्ली में बांग्लादेश के लोग बहुत हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने शेख हसीना को पनाह दे रखी है। बांग्लादेश की नई सरकार लगातार मांग कर रही है कि हमें शेख हसीना को सौंप दो, हम उन पर मुकदमा चलाएंगे। बहुत सारे कत्ल के और भी इल्ज़ाम है जिसमें हो सकता है सज़ाए मौत भी मिल जाए। तो शेख हसीना दिल्ली में है। अब शेख हसीना तो वापस भाग आई, पर अपने पीछे अपने समर्थकों को छोड़ गई। हज़ारों लाखों की तादाद में उनके समर्थक, सपोर्टर। और जब तख्ता पलटा तो अब शेख हसीना के जितने जानने वाले लोग, उनके ऊपर गाज गिरनी शुरू हुई। पॉलिटिक्स लगभग वैसी है जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, सपोर्टर की बात करूं, जो पूरा एक खाका होता है, लगभग वैसी है। तो शेख हसीना के भी हर शहर, कस्बे, ज़िले, गाँव में भी अपने अपने सपोर्टर थे। और उन्हीं में से बांग्लादेश का एक गाँव था जिसका नाम है राजबरिया। राजबरिया एक छोटा सा गाँव है बांग्लादेश के अंदर, और इसी राजबरिया में दो भाई और एक उनके माँ बाप, 4 लोगों का एक परिवार रहता था। इनमें से एक बड़े भाई का नाम है शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद उर्फ सुजय दास। वही शरीफुल इस्लाम, वही शहजाद, वही सुजय दास जिसने 16 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर मुंबई में सेंधमारी की, सैफ अली खान को घायल किया, फिर वहाँ से भागा और पकड़ा गया। अब सवाल यह है कि मैं शेख हसीना की कहानी क्यों सुना रहा हूँ? सुनानी चाहिए शरीफुल इस्लाम की। तो असल में हुआ यूँ कि ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ती है। वजह यह कि जब अगस्त में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, तब पीछे में तो समर्थक बेसहारा हो गए, यतीम हो गए, और नई सरकार ने लोग, नया शासन उनके ऊपर गाज गिराने लगा। बहुत सारे मुकदमे भी इनके ऊपर थोप दिए गए। साकिबुल हसन, जो बांग्लादेश के पॉपुलर क्रिकेटर, वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर, उनके ऊपर भी एक कत्ल का मुकदमा। क्यों? क्योंकि वो शेख हसीना के सपोर्टर थे, बल्कि वो तो एमपी भी थे। तो ऐसे ही एक मुकदमा शरीफुल इस्लाम यानी शहजाद यानी कि सुजय दास, इसके ऊपर भी मर्डर का लगा, इसी राजबरिया इलाके में, बांग्लादेश में। अब शेख हसीना बचाने के लिए तो थी नहीं, वो भाग कर आ गई दिल्ली। तब शरीफुल इस्लाम को लगा कि पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, तो क्या करे। तो उसने तय किया कि वो ही बांग्लादेश छोड़कर और वहाँ से निकलेगा और इंडिया पहुँचेगा। इत्तेफाक से शरीफुल इस्लाम जिस बांग्लादेश से आया, सैफ पर हमला किया, उस बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था, वरना बांग्लादेश कभी आज़ाद नहीं होता। 1971 बर्थ ऑफ बांग्लादेश, कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यह कहानी बांग्लादेश के पैदा होने की डिटेल में है। वहाँ आप जाकर सुन सकते हैं 1971 बर्थ ऑफ बांग्लादेश, कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। ये नक्शा आप देख रहे हैं गूगल मैप पर, ये नक्शे में ये जो पॉइंट है, यही वो घर है, यही वो इलाका है जहाँ शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश के इस राजबरिया इलाके में रहता है। और इस गूगल मैप के अलावा ये जो घर है, यही घर
इस राजबरिया में शरीफुल इस्लाम का है। और ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि शरीफुल इस्लाम के पिता हैं जो राजबरिया में रहते हैं। तो ये घर, ये लोकेशन, शरीफुल इस्लाम के फादर, इन सबको आपने देख लिया। अब शेख हसीना के बाद अभी तक इसको ये नहीं था कि बांग्लादेश छोड़ना है। शेख हसीना के बाद जब खुद को लावारिस बेसहारा महसूस किया तो ये वहाँ से भागा, वरना पुलिस अंदर कर देती। और हज़ारों लोग अब तक अंदर हो चुके हैं बांग्लादेश में, जो भी शेख हसीना के सपोर्टर ज़्यादा थे। तो अब इसने तय किया तो, लेकिन कैसे निकले? तो फिर ये राजबरिया से निकलता है और उसे पता था कुछ लोग, बहुत सारे बांग्लादेशी, चूँकि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी है, बाढ़ है नहीं, तार के कि आप न निकल सको। हर मानसून में ऐसे बाढ़ आती है कि जो बाड़े भी हैं वो भी बह जाती हैं। तो अभी भी बांग्लादेश के बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ओपन है, खुला हुआ है, नदी तैर करके कोई भी आ जा सकता है, और वहाँ पे कोई न फेंसिंग न पुलिसिंग कुछ नहीं है। तो इसे ये पता था, इसीलिए इसने तय किया अगस्त के महीने में जब शेख हसीना निकल गई कि ये भी इंडिया आएगा। फिर इसने पता किया तो इसे पता चला कि बांग्लादेश बॉर्डर पार करने के लिए एक नदी है, जैसी तमाम नदियों की आपको जिक्र किया। और ये अगस्त का महीना है, आपको याद है कि जून जुलाई के बाद मानसून, बारिश, नदियों में पानी, बाढ़ का पानी, तो पानी के बहाव में आराम से आप बॉर्डर इधर से उधर हो सकते हैं। तो एक मेघालय के पास नदी बहती है जिसका नाम है डॉकी। इसने राजबरिया से उसी नदी का, चूँकि और भी बहुत सारे लोग हैं, रास्ता बताया, ये पहुँचता है उस डॉकी नदी में, और वहाँ से अब उस नदी को पार करके ये इंडियन बॉर्डर में दाखिल हो जाता है, भारतीय सरहद में। जो इसके घर से इस मेघालय की नदी डॉकी, जो भारतीय सरजमीन पर है, उसकी दूरी थी अराउंड 159 किलोमीटर। तो इसने पैदल, फिर कश्ती से, नाव से नदी पार की, भारतीय सरहद में दाखिल हुआ। अब डॉकी आने के बाद फिर सड़क के रास्ते, गाड़ियों से, ट्रेन से, बसों से होते हुए ये वहाँ से लगभग 489 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और कोलकाता पहुँचता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जाने के बाद वहाँ बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, ये बांग्लादेशी, सेम भाषा, सेम बंगाली, सेम टोन। तो पता नहीं चल पाता है कि असल में इंडियन बंगाली है या बांग्लादेशी वाला बंगाली है। तो अब आराम से ये घुल मिल गया उस कोलकाता में। उसके बाद फिर इसे लगा कि कुछ नौकरी वोकरी तलाश करते हैं, यहीं अब रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तो ख़तरा है। अब इधर उधर उसने कुछ छोटी मोटी नौकरी की। फिर इसके बाद इसे ये पता चला कि यहाँ नौकरी वोकरी करने के लिए कुछ आईडी प्रूफ चाहिए होता है। फिर इसे एक फ़ोन भी चाहिए, सिम आसानी से मिलना नहीं था। तो एक शख्स मिला जिससे इसने दोस्ती की, उसका नाम था खुकुमोनी जहांगीर शेख। ये वेस्ट बंगाल का ही था, और इसी शेख के आधार से इसने एक सिम खरीदा, क्योंकि सिम के लिए आधार कार्ड, आईडी ज़रूरी था। अब उसने सिम खरीदा और सिम से अब ये बात करने लगा। अब इंडिया में कोई अपना तो था नहीं, तो ज़्यादातर जो इसके कॉल होते वो बांग्लादेश होते, इसके घर पर। उधर जब ये घर से चला था तब इसकी माँ बीमार थी, माँ का इलाज करना था, इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी, घर की माली हालत उतनी अच्छी थी नहीं। शरीफुल इस्लाम के जो पिता, वो पहले एक शू फैक्ट्री में काम करते थे, जूते की फैक्ट्री में। फिर कुछ कोरोना काल में हालात बिगड़े तो एक रिक्शा ड्राइवर बन गए, और इस तरह से घर चल रहा था। दूसरा भाई भी अपने छोटे मोटे काम कर रहा था, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड में कोई क्राइम क्रिमिनल नहीं था। एक ये पॉलिटिकल मर्डर वाला मामला छोड़ दें जो शेख हसीना के कार्यकाल में उनकी गद्दी जाने के बाद इस पे लगा, तो और कोई ऐसा था नहीं। तब ये पहुंचा, इसने सिम कार्ड से अपना मोबाइल चालू किया। उसके बाद वेस्ट बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट में घूमता रहा अच्छी नौकरी की तलाश में। फिर इसे लगा कि नहीं, यहाँ पे दिहाड़ी और बाकी चीज़ें बड़ी कम हैं, और अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में बहुत कम है सरकारी रेट भी दिहाड़ियों का। तो फिर किसी से पता चला कि मुंबई में अच्छे पैसे मिलते हैं, ये भी पता चला कि दिल्ली में भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो अब चुनना इसे था कि जाना कहाँ है। बांग्लादेशी भी वैसे ही हिंदी फिल्मों के शौकीन होते हैं। मुंबई का नाम इसने फिल्मों के ज़रिए भी सुना, मुंबई की चकाचौंध, समंदर, तो इसने कहा चलो मुंबई चलते हैं। अब ये वेस्ट बंगाल के उन डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ट्रेन के रास्ते, बस के रास्ते, सड़क के रास्ते मुंबई पहुंचता है। मुंबई आने के बाद सबसे पहले अब ये नौकरी की तलाश करता है।
लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि यहाँ पे नौकरी करने के लिए, कोई बड़ी नौकरी करने के लिए आपका आईडी प्रूफ बहुत ज़रूरी है। बिना आईडी प्रूफ के नौकरी नहीं मिलेगी। मुंबई पुलिस की सख्ती भी, बाहर से मुंबई वैसे भी हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रहता है, तो इसीलिए इसको ये एहसास था। तो फिर इसने पता किया कि क्या है। एक शख्स मिला इसे जिसका नाम था अमित पांडे। अमित पांडे ने फिर कहा कि अच्छा, इसने खुद सबको बता रखा था मुंबई में जहाँ भी जाता कि कुछ काम करना है। कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल से आए हो। चूँकि बंगाली बोलता था तो लोग आसानी से बिलीव कर लेते थे। तो एक भला इंसान मिला अमित पांडे। उसने कहा कि कहाँ से आया? उसने बताया बंगाल से आया हूँ नौकरी की तलाश में। उसने कहा ठीक है, मैं तुमको एक लेबर एजेंसी थी अमित पांडे जिससे जुड़ा हुआ था, उसने कहा कि हाउसकीपिंग के काम के लिए तुमको मैं रखता हूँ। तो शुरुआत में इसने कुछ पब, बार और होटल, उसमें इसको काम दिलाया। अमित पांडे के थ्रू अब ये काम करने लगा और वहीं वर्ली में रहने लगा। कुछ वक्त तक वहाँ रहा और इस दौरान में लगातार बांग्लादेश में इसकी फ़ोन पे बात होती रही। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। अब इसे लगा कि उधर बांग्लादेश में जब फ़ोन करता कि माँ बीमार है, पैसे चाहिए इलाज के लिए, और इसे भी अब तक 3-4 महीने तो हो चुके थे इंडिया आए हुए, उसे लगा हमारी ज़िंदगी वैसी है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पैसे न कमा रहा हूँ, न सेव कर रहा हूँ, तो क्या करूँ। तभी इसे आइडिया आया। ये चूँकि इस जो हाउसकीपिंग एजेंसी के थ्रू इसने काम किया, तो इनका काम था होटल और पब के बाद कई घरों में भेजा जाने लगा, कोठियों में। तो वहाँ की इसने ज़िंदगी देखी। फिर उसे लगा कि इन घरों में बड़े अमीर लोग रहते हैं और अगर यहाँ कुछ एक हाथ साफ कर ले तो इतने पैसे तो आ जाएंगे कि आराम से बांग्लादेश जाऊँगा, माँ का इलाज कराऊँगा और फिर बाकी उन पैसों से अपना कोई बिजनेस शुरू करूँगा। अब ये ख्याल आया। इस ख्याल के साथ अब मुंबई के चक्कर काटने लगा। इस दौरान में इसने अब अमित पांडे को भी छोड़ा, वर्ली भी छोड़ा और ठाणे में एक लेबर कैंप में रहने लगा, क्योंकि पैसे की भी दिक्कत थी, मुंबई में किराया ज़्यादा था, तो अब ठाणे में रहने लगा। अब इधर चूँकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इसे पता था, पता नहीं एक रोज़ कहाँ से ख्याल आया, ये घूमता घूमता पहुँचा बांद्रा। वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि लोगों की भीड़ है। पता किया तो उसको पता चला ये तो सुपरस्टार शाहरुख खान का घर है, मन्नत। अब वो मन्नत के आगे घूमा। फिर इसने कहा यार अगर मन्नत के अंदर घुस जाओ, शाहरुख खान का बंगला है, कुछ भी लूँगा तो बहुत कम तो कुछ नहीं होगा। इस सोच के साथ अब वो रात को लौटता है, रात को रेकी करता है। अब देखता है कि मन्नत की दीवार तो बड़ी ऊंची है। एक सीढ़ी का जुगाड़ करता है, उस सीढ़ी से दीवार पार करने की कोशिश करता है। एक सीसीटीवी फुटेज आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था, बस इसमें दिक्कत यह है कि सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का चेहरा क्लियर नहीं है। लेकिन अब जब पुलिस ने इसको पकड़ा और बातचीत की तो पता चला कि इस सीसीटीवी में जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है वो यही शरीफुल इस्लाम है। सैफ अली खान के घर घुसने से पहले उसने पहला अटेम्प्ट मन्नत में किया था और सैफ अली खान के घर और मन्नत की दूरी लगभग 2.25 किलोमीटर है। इसी बांद्रा में दोनों का घर है। तो अचानक सीढ़ी पर चढ़ा, अंदर से कुत्ता भौंक पड़ा। कुत्ते के भौंकने से उससे वो डर गया कि लोगों के अटेंशन इधर आ जाएगा, तो वो सीढ़ी से नीचे कूदा और भाग गया। फिर इसके बाद इसने रैकी शुरू की। करते करते इत्तफाकन एक रोज़ ये पहुंच गया सैफ अली खान के उस अपार्टमेंट में, सदगुरु शरण अपार्टमेंट। अब वहाँ इसने चारों तरफ से मुआयना किया तो इसने देखा कि पीछे की दीवार थोड़ी नीची है, दाखिल हो सकते हैं। फिर वहीं सड़क के आसपास घूमता रहा, देखता रहा। फिर उसने देखा कि यहाँ गार्ड भी इतने अटेंशन वाली मुद्रा में तो है नहीं। अब वो रात को स्पेशली इन जगहों पे घूमता। 16 जनवरी की रात जब ये गया तो अब तो पुलिस की भी रिपोर्ट आ गई है। मेन गेट पे बैठा हुआ गार्ड गहरी नींद में सो रहा था और उस मेन गेट पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो अब तक ये था कि पीछे की दीवार फांदा। अब मुंबई पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने सच बताया कि वो जाना चाहता था पीछे की दीवार से, और उस गेट के करीब से जब पहुंचा तो उसने देखा कि गार्ड बेखबर सो रहा है। तो उसे मौका मिल गया, वो अंदर दाखिल हो गया और फिर पीछे के रास्ते सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। अब इस घर में कुल 11, इस अपार्टमेंट में 11 घर थे, डुप्लेक्स। वो सोच कर ही नहीं आया था कि किसके घर में सेंध मारनी। बस उसका ये था कि घर के फ्रंट डोर से अंदर दाखिल नहीं होना है, दाखिल होना पीछे के रास्ते से। हर घर का एक पिछला रास्ता होता है, तो पीछे का कोई डोर, कोई खिड़की खुली हो जिसमें से वो अंदर जा सके,
वो उसी घर में घुस जाएगा। अब एक एक कर ये फ्लोर चढ़ता गया, लेकिन हर घर के पीछे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद। मायूसी इसके हाथ लगी। चढ़ते चढ़ते अब ये लास्ट में टॉप फ्लोर पे पहुंचा। उसके ऊपर कोई और घर नहीं, और ये घर इत्तेफाक से सैफ अली खान का। जब इस घर के पीछे गया तो उसने देखा एक खिड़की खुली हुई है। इसे मौका मिल गया। उस खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हुआ, और वो खिड़की सीधे बाथरूम में पहुंचाती थी। वहां जाने के बाद ये थोड़ी देर तक खामोश रहा। अच्छा, इससे पहले जब सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो इसने अपने दोनों जूते उतारे, बैग में रखा, मोबाइल को बंद किया ताकि एन टाइम पे घंटी न बज जाए, एहतियात बरती, और अब बाथरूम में इंतज़ार कर रहा था। लेकिन फिर मेड की आहट सुनाई दी, मेड आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ वो कहानी भी अब सामने आई है। जब मेड की आवाज़ सुनी तो सैफ अली खान ऊपर के फ्लोर से नीचे आए। उन्होंने देखा उसके हाथ में चाकू। सबसे पहले उन्होंने अपनी मेड को बचाने की कोशिश की। इसके बाद सैफ अली खान उस चोर यानी शरीफुल इस्लाम से खुद भिड़ गए। वो चाकू दिखाकर डरा रहा। सैफ मौके की ताक में है कि ये किसी तरह से उसको एक बार हाथ पकड़ ले चाकू वाला, और चाकू एक बार गिर गया या हाथ में आ गया तो फिर काबू पाना आसान है। इसी गुत्थम गुत्थी की कोशिश में अचानक सैफ अली खान चोर को पकड़ लेते हैं, लेकिन सामने से, यानी सैफ और चोर का चेहरा एक दूसरे के सामने है, और सैफ उसके दोनों कमर पर हाथ रखकर और ज़ोर से उसको दबोच लेते हैं। लेकिन उस चोर के दोनों हाथ खाली थे। चोर शिकंजे में है पर उसका हाथ फ्री है और हाथ में चाकू है। अब चूंकि सैफ अली खान ने चोर को जकड़ लिया तो ये जकड़न कुछ ऐसे जैसे दो लोग गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके से गले मिला जा रहा था। तो अब सैफ उसको जो ज़ोर से जकड़े में कि दर्द से वो चाकू वाकू फेंक दे। अब वो खुद को छुड़ाने के लिए, चूंकि उसके दोनों हाथ फ्री है, लेकिन अब जकड़न की वजह से चेहरा और बाकी चीज़ें तो एकदम एक दूसरे से मिली हुई हैं, तो वो बेतहाशा सैफ की पीठ की तरफ चाकू मार रहा है। अब गले अगर दो आदमी लगते हैं तो आप पोजीशन समझ सकते हैं। तो चाकू या तो यहाँ लग रहा था या फिर पीठ के ऊपर जा रहा था। वो चाकू मारता गया पर सैफ अली खान ने उसे छोड़ा नहीं। और फिर अचानक ये सारी चीज़ें होती है। फिर सैफ को भी चूँकि कई चाकू लग चुके, थोड़ी सी तकलीफ हुई और सैफ का शिकंजा ढीला हो गया। जैसे ढीला हुआ चोर काबू से निकला। और इसके बाद सैफ को अब ये देखना था कि चोर कहीं घर में बच्चों या महिलाओं की तरफ ना जाए। वो दरवाज़ा उतनी देर के लिए बंद करते हैं। इस दौरान में चोर जिस रास्ते से आया था वो रास्ता से उसे पता था, और घर वालों को ये पता नहीं था कि उसी खिड़की से ये जा सकता है। वो फ़ौरन उसी खिड़की की तरफ भागता है और वहाँ से नीचे उतरता है, और फिर थोड़ी दूरी पर जाकर, चूँकि वो भी बुरी तरह हाँप रहा है, एक गार्डन में बैठा रहता है अगले 3 घंटे तक। फिर कपड़े बदलता है, थोड़ा सा हुलिया चेंज करता है, और उसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन जाता है। 8:36 पर वहाँ से निकलता है। फिर अलग अलग ट्रेन पकड़ते हुए ठाणे पहुँचता है, और ठाणे के हीरानंदी मार्ग पर उस लेबर कैंप में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। तो ये थी उस पूरे सीक्वेंस की कहानी। पुलिस की कस्टडी में शरीफुल इस्लाम। पुलिस ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो पहले तो ये था कि इसके पास कोई आधार या कोई आईडी तो था नहीं, तो इसकी शिनाख्त कैसे हो। लेकिन मुंबई पुलिस ने शुरू में कहा था कि शायद ये इंडियन नेशनल नहीं है, बांग्लादेशी है, लेकिन अब प्रूफ कैसे करें। तो फिर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की पुलिस कस्टडी में, तो उसने कहा कि तुम, पहले वो घुमाता रहा कि मैं वेस्ट बंगाल से। उसने कहा चलो अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम बताओ। इधर मोबाइल आ गया। मोबाइल में वेस्ट बंगाल का कोई नंबर ही नहीं, सिवाय उसके जिसके आधार से इसने सिम लिया था उसका नंबर इसके मोबाइल में था। जब पुलिस ने उससे बात की वेस्ट बंगाल के उस बंदे से जिसका नाम जहांगीर शेख है, तो उसने बताया कि हाँ वो यहीं का था। उसने कहा था एक सिम खरीदना, मैंने मदद की बस। तो उसके अलावा जितने भी उसके नंबर थे और जो कॉल आ रहे थे वो सारे बांग्लादेश के थे। और जब उस कॉल डिटेल को खंगाला मुंबई पुलिस ने तो इसी राजबरिया बांग्लादेश का था। अब पुलिस ने फिर एक चाल चली। उसने कहा कि चलो तुम अपने भाई को फ़ोन करो या बाप को, जो भी घर में है। तो उसने उससे बात की। उसके बाद पुलिस ने धीरे से उससे कहा कि यहाँ पे कुछ नौकरी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप इसका वहाँ का जो भी आईडी बांग्लादेश का है आप ज़रा वो भेज दो, व्हाट्सअप कर दो। क्योंकि इसने वो सारे सोशल मीडिया ऐप भी इसके मोबाइल पे थे, यहाँ तक कि यूट्यूब भी था इसके मोबाइल पर, और उसमें ये ज़्यादातर तस्वीरें देखकर घबरा गया था। तो उस भाई ने इस बात से अनजान कि ये पुलिस की गिरफ्त में है, उसके आईडी भेज दिए, डिटेल भेज दी। अब जैसी ये डिटेल मिला तो फिर ये कंफर्म हो गया
कि ये बांग्लादेशी नेशनल है, ये राजबरिया का रहने वाला है, इसके फादर का नाम ये है, इसका एक ब्रदर है, एक माँ है। और फिर इसने पुलिस को बताया कि उसका 2 मकसद था इंडिया आने का, एक शेख हसीना के बाद मुकदमे में फंसाने का डर, और दूसरा अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम करना, और तीसरा ये कि यहाँ से इतने सारे पैसे ले जाओ कि फिर वहाँ अपना बिजनेस कर सकें। तो ये इसकी पूरी कहानी थी। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस ऑसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।